हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर, और हम पढ़ने जा रहे हैं 7 नवंबर के करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आप इनको कवर कर लीजिएगा। आगामी जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे यूपीएससी के एग्जाम आप दे रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, या किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, तो आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। गैस बताना चाहूँगा कि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए उत्तराखंड में, यानी कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, कुछ ही दिन रह गए हैं आप एफआरओ मेंस के, तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है। फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए, पटवारी लेखपाल के एग्जाम के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप सी के एग्जाम के लिए आरओ सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, ये प्राइम बैच चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर्स ग्रुप को, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। एक बताना और चाहूँगा गाइस कि अगर आपको ये करंट अफेयर्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ अगर आपको ज्वाइन करना है, तो आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS1 से जो न्यूज़ आ रही है, वो आ रही है बैरन आइलैंड के ऊपर, कि बैरन आइलैंड भारत में जो इस टाइम पे एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, वो अंडमान निकोबार आइलैंड का जो बैरन द्वीप है उस पर लोकेटेड है। तो इनकॉइस जो है वो एक वॉच रखे हुए है, एक नज़र रखे हुए है बैरन आइलैंड के वोल्केनो पे। तो जो वोल्केनो है ऑन द बैरन आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़ बीइंग क्लोजली वॉच्ड टू चेक फॉर साइंस ऑफ एन इरप्शन, यानी कि वो कहीं फटने तो नहीं वाला है, इस चीज़ के ऊपर उस पर लगातार नज़र बनाए रखे है इनकॉइस, विच कुड लीड टू अ सुनामी। ये भी हो सकता है कि अगर वहाँ पे जब ज्वालामुखी फटे तो उसके वजह से समुद्र में सुनामी आ जाए और अब मॉन्स्ट्रस अंडर सी लैंडस्लाइड हो जाए, एकिन टू वॉट हैड हैपेंड इन इंडोनेशिया 2018। जैसे 2018 में जब कराकाताओ वोल्केनो फटा था वहाँ पर, तो उसके वजह से वहाँ पे बहुत ही भयानक सुनामी आई थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान गई थी। तो यही चीज़ भारत में ना हो या अंडमान सी के आसपास ना हो, तो इस वजह से इस चीज़ के ऊपर नज़र रखी जा रही है। द मॉनिटरिंग इज़ बीड कैरिड आउट बाय द इनकॉइस, यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इनकॉइस का जो इनकॉइस जो है वो इस चीज़ पे नज़र बनाए रखे है, विच हाउसेज द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है। तो यानी कि इंडियन सुनामी का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, कि वहाँ पे अर्ली वार्निंग अगर आपको मिल सकती है तो बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो जानें हैं वो बचाई जा सकती हैं। जो वोल्केनो है वो 140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है पोर्ट ब्लेयर से, हैज़ बिन एमिटिंग स्मोक एंड इज़ नॉट कैपेबल ऑफ कॉजिंग मेजर डिस्ट्रक्शन। अभी वो उसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं तो निकलता रहता है, स्मोक निकलता रहता है, लेकिन उसने कोई बड़ी तबाही नहीं मचाई है। सुनामीज़ जो है करीब करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं जब वो डीप ओशन के अंदर होती हैं, यानी गहरे समुद्र में, गहरे महासागर में 800 की स्पीड से चलता है पानी, और शोर तक आते आते, तट तक आते आते 30 किलोमीटर तक हो जाता है, 30 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाती है। यानी कि यहाँ पे स्पीड तो कम हो गई है, लेकिन जैसे जैसे वो तट तक पहुँचता है पानी, स्पीड तो कम हो जाती है, लेकिन स्पीड कम होने के साथ साथ जो उसकी हाइट है, यानी कि जो वेव की, सी वेव की, जो समुद्र की लहर की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, विद वेव हाइट्स रेंजिंग फ्रॉम लेस देन अ मीटर टू 9 मीटर्स व्हेन दे रीच द शोर लाइन। यानी कि जब वो गहरे समुद्र में होती हैं तो 1 मीटर से भी कम उनकी ऊंचाई होती है वेव्स की, लेकिन जब वो उथले सागर में पहुंचती है या तटों के पास पहुंचती है, शोर के पास पहुंचती है, तो 9 मीटर ऊंची जो पानी की वेव है वो हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है 2 आइकॉनिक बैटल्स, यानी कि अगर ये हमने न्यूज़ देखी जो ऊपर वाली GS1 की, वो ज्योग्राफी से रिलेटेड न्यूज़ थी, और ये जो न्यूज़ है वो हिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ है, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री से अगर हम देखें तो 2 आइकॉनिक बैटल्स लड़े गए हैं, और उसके वजह से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेड आया है। तो 60वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है, या सेलिब्रेट ना कहें इसको, हमने 60वीं एनिवर्सरी मनाई है
दो जो आइकॉनिक बैटल्स हुए हैं भारत और चाइना के बीच में, एक तो है बैटल ऑफ वेलोंग जो कि ईस्टर्न सेक्टर में हुआ था 16 नवंबर को, और बैटल ऑफ रिजांगला जो लद्दाख में हुआ था 18 नवंबर को। तो बोथ इंडिया एंड चाइना अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ 30-month स्टैंड ऑफ, जो कि 2020 से चल ही रहा है, स्टैंड ऑफ 2 साल से ऊपर हो गए हैं इसको, आर एंगेज इन मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। तो 15 जून 2020 में जो गलवान वैली क्लैश हुआ उसके बाद 30 महीने बीत चुके हैं और भारत और चाइना दोनों ही देश जो हैं वो लद्दाख जैसे एरिया में या जो हिमालयस जैसे एरिया हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेड कर रहे हैं। एंड कंसोलिडेशन ऑफ पोजीशंस अलोंग द 3488 किलोमीटर लॉन्ग LAC, और जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके ऊपर जो पोजीशंस हैं यानी कि जो मिलिट्री है उसको काफ़ी अच्छे से डिप्लॉय करा जा रहा है। कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, कई सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, सुरंगें बनाई जा रही हैं, कैवेंस हैं, अंडरग्राउंड एमुनेशन स्टोर्स बनाए जा रहे हैं जिससे कि वहाँ पर सप्लाई के लिए दिक्कतें ना आए। 9 नई टनल अंडर कंस्ट्रक्शन है इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक 2.5 किलोमीटर लंबी सेला टनल। तो सेला पास जो है वहाँ पे सेला टनल बनाई जा रही है तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में, जो कि 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पे है, विच विल बी द हाईएस्ट बाईलेन टनल इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में सबसे ऊंची बाईलेन यानी कि 2 लेन की टनल होगी, ट्विन टनल होगी इन द वर्ल्ड। वंस कंप्लीटेड अनदर 11 टनल्स आर बीइंग प्लान्ड, और 11 और टनल्स जो है वहाँ पे प्लान की गई हैं। अरुणाचल में अगर हम देखें तो 2000 किलोमीटर लंबा एक फ्रंटियर हाईवे है, ऑल्सो नोन एज द मागो थिंगबू विजयनगर बॉर्डर हाईवे, उसको प्लान किया गया है जिसको 40,000 करोड़ रुपए बनाया जाएगा, जो कि मैकमहोन लाइन के आसपास रहेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन 3 हॉरिजॉन्टल नेशनल हाईवेज, जो 3 हॉरिजॉन्टल का मतलब हुआ इस तरह से, जो 3 हॉरिजॉन्टल नेशनल हाईवेज हैं, एक तो है फ्रंटियर हाईवे, फिर आता है ट्रांस अरुणाचल हाईवे, और एक आता है ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे, फिर 6 वर्टिकल हैं और एक डायगोनल नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, कॉरिडोर बनाए जाएंगे जो 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की लेंथ के होंगे और इन सबको कनेक्ट करते होंगे। आर प्लान टू बी बिल्ट विच विल ऑल्सो प्रोवाइड फास्टर एक्सेस टू बॉर्डर एरियाज़, जिसकी वजह से बॉर्डर एरियाज़ तक पहुँचने में फास्टर एक्सेस हो पाएगा, यानी कि आप तेज़ी से किसी भी टाइम पे इमरजेंसी होती है तो हम किसी भी टाइम पे बहुत तेज़ी से वहाँ पहुँच सकते हैं, उसके लिए काम किया जा रहा है। वेलोंग के बैटल में अगर हम देखें तो भारतीय आर्मी ने PLA के यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना के सोल्जर्स को 27 दिनों तक रोक के रखा था, विच फोर्स देम टू कमिट देयर रिजर्व डिवीजन फ्रॉम तवांग सेक्टर टू वेलोंग। वास्टली आउटनंबर्ड एंड विद लिटिल एमुनिशन नो रिसोर्स, इंडियन सोल्जर्स फॉट टू द लास्ट मैन। तो उस टाइम पे भारतीय सेनाओं के पास बहुत कम सैनिक थे, उनके पास एमुनिशन बहुत कम थी, तो आखिरी व्यक्ति तक वो लड़े थे। रिजांगला का जब बैटल हुआ, ट्रूप्स फ्रॉम द 13 कुमाऊं रेजिमेंट डिफीटेड सेवरल वेव्स ऑफ द PLA। बैटल जो है 18,000 फीट की लड़ाई पे लड़ा गया है, जहाँ पे मेजर शैतान सिंह जो थे उनकी 114 ट्रूप्स के साथ चार्ली कंपनी ने 13 कुमाऊं की जो कंपनी थी उसने लास्ट बुलेट और लास्ट ब्रेथ यानी कि आखिरी गोली और आखिरी सांस तक उन्होंने लड़ी थी। मेजर शैतान सिंह को पोस्टह्यूमसली यानी कि मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। ये कंट्री का हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, यानी कि इससे ऊपर अवार्ड वॉर टाइम पे कोई नहीं होता है। लास्ट नवंबर अगर हम देखें तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया है रिवैम्ड वॉर मेमोरियल एट रिजांगला। तो रिजांगला में वॉर मेमोरियल को भी इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट आता है GS2 से अगर हम न्यूज़ देखें, सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर न्यूज़ आ रही है कि अरुण गोयल ने को अपॉइंट कर दिया गया है इलेक्शन कमिश्नर। तो फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं हैवी इंडस्ट्रीज़ के अरुण गोयल, उन्होंने VRS लिया अपने रिटायरमेंट से पहले और उनको बाद में फिर इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया गया। नेक्स्ट आता है NGO प्रथम जो है उसको इंदिरा गांधी प्राइज़ मिला है फॉर द वर्क्स इन एजुकेशन। तो NGO प्रथम जो है जिसकी एसर रिपोर्ट भी आती है, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट भी आती है, बहुत ही फेमस रिपोर्ट है, बहुत अच्छे से उसको कवर भी किया जाता है UPSC एस्पिरेंट्स के द्वारा। तो प्रथम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इंदिरा गांधी प्राइज़ मिला है एजुकेशन के फील्ड में काम करने के लिए। तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो रहे हैं हामिद अंसारी, उन्होंने प्रेजेंट किया है इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट। अब देखिए पीस का मतलब हुआ शांति, डिसआर्मामेंट का मतलब हुआ कि हमें अपने हथियार कम करने हैं, ख़त्म करने हैं और विकास करना है। 2021 का ये अवार्ड दिया गया प्रथम को, जो कि अपने आप में एक NGO है जो एजुकेशन के फील्ड में काम करती है। द अवार्ड इज़ इन रिकॉग्निशन ऑफ प्रथम्स वर्क इन इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन। तो अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रथम ने क्वालिटी एजुकेशन पे काम किया है कि स्टूडेंट्स को, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, स्पेशली कोविड पेंडेमिक के टाइम पे। यानी कि जब पेंडेमिक चल रहा था, महामारी चल रही थी, पूरे देश में लॉकडाउन था, सब चीज़ें बंद थी, उस टाइम पे भी इसने बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, काम करा है।
तो इस वजह से इसको ये जो अवार्ड है, इंदिरा गांधी प्राइज़ अवार्ड जो है एजुकेशन के फील्ड में, वो दिया गया है। मॉस्को फॉर्मेट, हमने मॉस्को फॉर्मेट 1-2 दिन पहले भी करंट अफेयर्स में कवर किया था कि मॉस्को फॉर्मेट जो है अफ़गानिस्तान के ऊपर है, कि अफ़गानिस्तान के ऊपर हमें पीस टॉक्स जो करनी है, अफ़गानिस्तान में शांति बहाल हो, अफ़गानिस्तान के अंदर तरीके से काम हो, तो उसके साथ उसके लिए मॉस्को में, या रशिया की राजधानी मॉस्को में बातचीत होती है। तो मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन जो है अफ़गानिस्तान में, इसको 2017 में लॉन्च किया गया था, जिसमें रशिया के, अफ़गानिस्तान के, भारत के, ईरान, चाइना और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन सभी देशों के, वो वहाँ पे बैठते हैं, प्रतिनिधि बैठते हैं। इट वाज एम्ड एट इंश्योरिंग अ पॉलिटिकल सेटलमेंट। इसका एम क्या था? इसका एम ये था कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट होना चाहिए, इंटर अफ़गान डायलॉग हो, यानी कि अफ़गान के जो लोग हैं आपस में बात करें, यानी कि तालिबान है, अफ़गानिस्तान की उस टाइम पे जो सरकार हुआ करती थी, वो बात करें। एक स्टेबल क्रिएशन होना चाहिए, किस चीज़ का? स्टेबल और इंक्लूसिव गवर्नमेंट का, यानी कि समावेशी सरकार बने काबुल में आफ्टर द यूएस विड्रॉल, जब यूएस वहाँ से जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया और जो वहाँ की पुरानी गवर्नमेंट चल रही थी उनको भागना पड़ा। 4th एडिशन हुआ है फॉर्मेट का रशियन कैपिटल नवंबर 16 में। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है तीसरे राउंड में मॉस्को फॉर्मेट के, दैट वाज हेल्ड इन अक्टूबर 2021, जिसमें भारतीय डेलीगेशन भी एक बार तालिबान रिप्रेजेंटेटिव से, तालिबान के जो प्रतिनिधि थे उनसे बात करने के लिए मॉस्को गया था। नेक्स्ट आता है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने रिकमेंड किया है कि क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स जो हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के लिए, तो 250 बहुत ही महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बताए गए हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के लिए नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के द्वारा, जिसको प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है अक्टूबर 2021 में। तो ये कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये डेटा आया है। तो गति शक्ति अपना में एक नेशनल मास्टर प्लान है, जिसका एम है टू डेवलप इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एक संगठित इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, एक साथ एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास होना चाहिए टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट। कि जो लॉजिस्टिक्स है, यानी कि सामान को जो ढोना है, उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है वो अभी बहुत ज़्यादा है। 14 से 15% ऑफ जीडीपी भारत का खर्च हो जाता है लॉजिस्टिक्स में। भारत इसको कम करके 9 से 10% पे लेके आना चाहता है कि लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट है, यानी कि सामान की ढुलाई करने में जो हमारा पैसा खर्च हो रहा है वो कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, इंडिया ने $15 बिलियन का लोन दिया है एज सॉफ्ट लोन टू नेबर्स, यानी कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको भारत ने $15 बिलियन तक का लोन दिया है। तो वॉल्यूम जो है भारत के सॉफ्ट लोन का टू नेबरिंग कंट्रीज़ वो इंक्रीज़ हो गया है, $3 बिलियन से बढ़कर $15 बिलियन हो गया है पिछले 8 सालों में। यानी कि जिस टाइम प्रधानमंत्री मोदी प्राइम मिनिस्टरशिप में हैं, तो उन्होंने जिस टाइम 2014 में संभाला था उस टाइम पे लगभग $3 बिलियन दिए जाते थे, आज ये संख्या बढ़ के $15 बिलियन हो गई है। फॉर्मर जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं और G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ये उनका कहना है। नेक्स्ट आता है, इंडिया हेल्स कॉम्पेंसेशन फंड अप्रूव्ड एट यूएन समिट। तो इंडिया ने संडे को ये डिस्क्राइब किया है कि एज हिस्टोरिक द यूएन क्लाइमेट समिट, जो कि शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ है, कि वहाँ पे सिक्योरिंग एन एग्रीमेंट ऑन इस्टेब्लिशिंग अ फंड, कि वहाँ पे एक फ़ंड को इस्टेब्लिश किया गया है जो लॉस और डैमेज को देखेगा जो कि कॉज हो रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स। यानी क्लाइमेट चेंज होने के वजह से जो डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, महामारी दिक्कतें जो आ रही हैं, जैसे हम देखें कि कभी पहाड़ टूट जाता है, कभी एवलांच आ जाता है, कभी ग्लेशियर टूट जाते हैं, उत्तराखंड में हमने देखे ही हैं। तो इस वजह से जो भी दिक्कतें आ रही हैं, तो उसकी वजह से एक लॉस एंड डैमेज फंड बनना चाहिए, जिसमें कि अलग अलग देश जो हैं वो पैसे देंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ 4-year वर्क प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट एक्शन इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी भी हुआ है COP 27 में। एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर अराउंड 17% ऑफ इंडिया जीडीपी। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस टाइम पे जब शर्म अल शेख के अंदर मीटिंग चल रही थी, तो उस टाइम पे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये कहा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत ज़्यादा एमिशंस हो रहे हैं। लेकिन भारत का कहना ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर तो अब डेवलप होने शुरू हुआ है, इससे पहले आप लोगों ने जो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो पोल्यूशन किया है उसका क्या। तो एग्रीकल्चर ने, अगर हम भारत की जीडीपी के हिसाब से देखें तो भारत की जीडीपी के हिसाब से एग्रीकल्चर 17% शेयर करता है और ये प्राइमरी सोर्स है लाइवलीहुड का फॉर अबाउट 58% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो भारत की करीब करीब 58% पॉपुलेशन या 60% पॉपुलेशन आप मान सकते हैं वो सीधे सीधे एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। 20 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था मिशन लाइफ। अपने आप में एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट था, ये एक मिशन है जो हमें ये सिखाता है कि हमें किस तरह से जीना है। तो मिशन लाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। लाइफ का मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि हमें इस तरह से
अपने जीवन को जीना है जिस वजह से पर्यावरण पे उसका मिनिमम इम्पैक्ट हो। ये एक प्रो पीपल होगा यानी कि लोगों के लिए होगा, प्रो प्लैनेट होगा, प्लैनेट यानी कि पृथ्वी के फेवर में होगा। ये एक ऐसा एफर्ट है दैट सीक्स टू शिफ्ट द वर्ल्ड फ्रॉम माइंडलेस एंड वेस्टफुल कंजम्पशन टू माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम ऐसा ना हो कि हम बस अंधाधुन इस्तेमाल करते जा रहे हों जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हम तरीके से इस्तेमाल करें। तो उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जस्ट ट्रांजिशन मीन्स अ शिफ्ट। अब देखिए ट्रांजिशन का मतलब क्या है। ट्रांजिशन का मतलब है कि जब हम कभी किसी चीज़ में तब्दीली करते हैं, कहीं से कुछ चीज़ बदलते हैं, तो उसको ट्रांजिशन कहा जाता है। तो जस्ट ट्रांजिशन मीन्स अ शिफ्ट टू लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ओवर अ टाइम स्केल दैट इंश्योर्स फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी लिविंग नो बिहाइंड इन द प्रोसेस, यानी कि हम किसी को भी पीछे ना छोड़ें और सबको खाने की सिक्योरिटी और जो एनर्जी की, ऊर्जा की जो सिक्योरिटी है वो मिलती रहे। नेक्स्ट आता है GS3 से सबसे पहले न्यूज़ आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर से, एयरपोर्ट से, कि प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है डोनी पोलो एयरपोर्ट। ये पहला ग्रीन फील्ड एक्टिविटी है अरुणाचल प्रदेश में। ग्रीन फील्ड का मतलब ये होता है कि वहाँ पे पहले पेड़ पौधे हुआ करते थे, पूरा फील्ड ग्रीन था, पहले वहाँ पे पेड़ों को काटा गया और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बनने के लिए पेड़ों को काटने के बाद पूरा शुरू से डेवलप किया गया, यानी कि ऐसा नहीं था कि पहले वो डेवलप हो रखा था। द एयरपोर्ट एट होलोंगी अराउंड 15 किलोमीटर फ्रॉम द स्टेट कैपिटल ईटानगर विल लिंक द बॉर्डर स्टेट टू अदर इंडियन सिटीज़। अब देखिए सिंपल सी बात है, एयरपोर्ट होलोंगी में बनाया गया है। होलोंगी एयरपोर्ट है डोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी अरुणाचल प्रदेश का, और ये ईटानगर से, जो स्टेट कैपिटल है ईटानगर, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। और अब यहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट्स अब आ सकेंगी, हेलीकॉप्टर सर्विसेज चल सकेंगी। तो इस वजह से क्या फ़ायदा होगा कि जो अरुणाचल प्रदेश था वो फ्लाइट के माध्यम से भी कनेक्टेड रहेगा पूरे भारत से। सेंटर लॉन्चेस टॉयलेट्स 2.0 कैंपेन इन बेंगलुरु। तो सेंटर ने यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टॉयलेट्स 2.0 कैंपेन बेंगलोर से। तो यूनियन मिनिस्टर जो हैं हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने लॉन्च किया है टॉयलेट्स 2.0 कैंपेन एट अ नेशनल इवेंट इन बेंगलुरु ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे, जो कि 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि PM किसान, जो एक स्कीम चलाई गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, किसान सम्मान निधि, जिसके तहत 6,000 रुपये यानी कि 2-2 हज़ार रुपये करके 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाने थे किसानों को। उसके अंदर पिछले 3 सालों में देखा जाए 67% ड्रॉप आ गया है। तो नंबर ऑफ़ फार्मर्स जिन्होंने रिसीव किया है 11वीं इंस्टॉलमेंट फ़ंड की फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि, उसको 67% वो गिर गया है, यानी कि बहुत कम लोगों को, बहुत कम किसानों को ही अभी बेनिफिट मिल पा रहा है। जो 2,000 रुपये का कहा था कि हर 4 महीने में आपको 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे। PM किसान अपना में एक फ्लैगशिप स्कीम थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, जो कि 2019 में लॉन्च की गई थी जस्ट इलेक्शन से पहले, टू पे एलिजिबल फार्मर फैमिलीज़ ₹6,000 a ईयर, यानी कि जो एलिजिबल फार्मर फैमिलीज़ हैं उनको 6,000 रुपये दिए जाएंगे पर साल इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2,000 ईच। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट सक्सेस बताया है। उन्होंने ये शो किया है कि 3.87 करोड़ फार्मर्स को ही 11वीं इंस्टॉलमेंट मिली है 2000 की मई-जून 2022 में। ये शार्प ड्रॉप है। अगर हम देखें तो पहली जो इंस्टॉलमेंट मिली थी फरवरी 2019 में 11.84 करोड़ किसानों को मिली थी, यानी करीब 12 करोड़ किसानों को, अगर हम कहें तो 12 करोड़ किसानों को पहली इंस्टॉलमेंट मिली थी। लेकिन अब जो 11वीं इंस्टॉलमेंट आई है 2019 के बाद से अब तक देखें 2022 में, तो इसमें मात्र 4 करोड़ लोगों को, या 3.87 करोड़ जो किसान हैं उन्हीं को इंस्टॉलमेंट में पैसे मिले हैं। दिस इज़ अ शार्प ड्रॉप who received the first installment back in February 2019 just before the लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन से पहले ही इन्होंने ये लॉन्च की थी स्कीम, और पहले ही उनको जो किश्त मिली थी वो तभी मिली थी। जो 12वीं इंस्टॉलमेंट है वो डिसबर्स होनी है 17 अक्टूबर को इसी साल में। नेक्स्ट आता है कि भारत की क्या फ्यूचर स्ट्रैटेजी रही है एमिशंस पे। अगर हम देखें, यानी कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से न्यूज़ है, तो भारत ने 2070 तक अपने आप को कार्बन न्यूट्रल होने का वादा किया है। तो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुई है COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर, वो फ्राइडे को ख़त्म हो गई है, बट द डेडलाइन वाज एक्सटेंडेड टू द वीकेंड, क्योंकि वहाँ पे डिवीज़न हो रहा था अलग अलग कंट्रीज़ में कि फाइनल टेक्स्ट क्या होना चाहिए एग्रीमेंट का। यानी कि सभी देशों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था, समन्वय नहीं बन रहा था कि फाइनल शब्द क्या होने चाहिए, कि हम अगर हम कहें कि किस नतीजे पर आकर निकले हैं। While India unveiled its much awaited long-term low emission development strategy during COP27, तो इंडिया ने अनवील करी है लॉन्ग टर्म की लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ड्यूरिंग COP27। तो भारत का क्या कमिटमेंट है कार्बन न्यूट्रलिटी पे अगर हम देखें,
तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 का, रिक्वायर्ड कंट्रीज़ टू सबमिट अ प्लान डेमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ दे वुड स्विच देयर इकोनॉमीज़। तो पेरिस एग्रीमेंट ये कहता था कि हर कंट्री को एक प्लान देना है कि वो किस तरह से जो उसकी इकोनॉमी है, जो उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है, वो अपनी इकोनॉमी को किस तरह से फॉसिल फ्यूल से हटाकर क्लीन एनर्जी सोर्स पर ट्रांजिशन करेगा, बदलाव करेगा। वो आप कैसे कर पाओगे, इस चीज़ का आपको जो एक प्रपोजल है वो सबमिट करना है UNFCCC को। दिस वाज टू इंक्लूड मेजर्स टू बी टेकन टू कीप टेम्परेचर्स फ्रॉम राइजिंग बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस, और प्रीफरेबली उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। और आपको नेट ज़ीरो जो कार्बन न्यूट्रल है या नेट ज़ीरो है, ये आपको अचीव करना है। भारत ने नेट ज़ीरो अचीव करने के लिए जो टारगेट दिया है वो 2070 तक का दिया है। इंडिया जो है अब 60 देशों के ग्रुप में है, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट में देखें तो 190 सिग्नेटरीज़ हैं जिन्होंने एक स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट यूनाइटेड नेशंस को सबमिट किया है। तो यूनाइटेड नेशंस को स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाला भारत 190 देशों में से 60वां देश है, यानी कि 60वां देश का मतलब है कि 60 देशों में से एक है। अब तक 60 कंट्रीज़ ने ही कहा है कि वो कब तक अपने आप को कार्बन न्यूट्रल करेंगे या कैसे करेंगे, क्या उनका पर्सपेक्टिव रहेगा, किस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी। जो स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशंस को सबमिट भारत ने कर दिया है। तो एलिमेंट क्या हैं भारत के लो एमिशन स्ट्रैटेजी के, यानी कि भारत किस तरह से एमिशंस को कम करे। अगर हम देखें तो एक तो हम न्यूक्लियर पावर का यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि भारत कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी में जाए। फिर हमने लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी लॉन्च करी है। एज इंडिया रेफर्स टू इट अंडरलाइंस इंडियाज़ राइट टू एन इक्विटेबल एंड फेयर शेयर ऑफ द ग्लोबल कार्बन बजट। रिमेनिंग बजट जो है 50% का, जो लिमिट करता है ग्लोबल वार्मिंग को टू 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.72, वो 380 गीगाटन है CO2 का, और 1230 गीगाटन 30 ईयर्स में अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस बाय द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। और 1 गीगाटन CO2 जो है वो 1 बिलियन टन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट आता है न्यूज़ में कि सेंटर ने, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दी है एक्सपोर्ट टैक्स ऑन आयरन ओर। तो आयरन ओर पे और स्टील पे लगने वाला जो एक्सपोर्ट टैक्स हुआ करता था उसको ख़त्म कर दिया है। इंडिया स्क्रैप्ड एक्सपोर्ट टैक्सेज ऑन लो ग्रेड आयरन ओर और ऑन सम इंटरमीडिएट स्टील प्रोडक्ट्स beginning Saturday after months of complaints from miners and steel makers about loss of foreign sales opportunities। भारत सरकार ने पहले एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दिया था आयरन ओर के और स्टील के, तो इस वजह से जब भारत से बाहर आयरन ओर जा रहा था या स्टील जा रहा था तो उसकी वजह से उसकी कॉस्ट महंगी हो गई थी। तो एक्सपोर्ट टैक्स लगने की वजह से जब माइनर्स की या स्टील मेकर्स की जो सेल है वो कम हो गई है, फॉरेन सेल की अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई है, तो उन्होंने गुहार लगाई सरकार से कि आप जो ये टैक्स लगा रहे हैं एक्सपोर्ट टैक्स, इसको बंद कर दीजिए। तो रिवर्सेस द इम्पोजिशन ऑन मे ऑफ अ 50% टैक्स ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ आयरन ओर लम्स एंड फाइन्स विद लेस देन 58% आयरन कंटेंट। तो अब जो टैक्स लगा दिया गया था 50% का टैक्स लगाया था एक्सपोर्ट पे, जहाँ पे जिन आयरन ओर्स में 58% से कम आयरन कंटेंट होता है उस पर टैक्स लगा दिया गया था। गवर्नमेंट ने रिवर्स कर दिया है, यानी कि वापस से हटा दिया है जो इंक्रीज़ लगाया गया था एक्सपोर्ट टैक्स में आयरन ओर कॉन्सेंट्रेट्स में, और जो टैक्स है वो 30% पे आ गया है वापस, पहले 50% पे हुआ करता था। एडिशनल टैक्स इम्पोज्ड इन मई वाज इंटेंडेड टू बूस्ट डोमेस्टिक सप्लाई। ये टैक्स इसलिए लगाया गया था जिससे कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो एक्सपोर्ट ना करके भारत के बाज़ार में ही उस चीज़ को निकालें, इसलिए उसको लगाया गया था। एक रॉ इंग्रेडिएंट है, यानी कि आयरन और किस चीज़ के लिए ज़रूरत है, स्टील बनाने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि भारत में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि जो हमारा स्टील है, जो हमारा लोहा है, आयरन ओर है, वो बाहर दूसरे देशों में ना जाए और भारत में ही रहे। तो इसके वजह से सरकार ने क्या किया, सीधे सीधे तो उन्हें मना नहीं करा, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से क्या होता है, टैक्स लगने से कि बाहर जाने वाली वस्तु महंगी होने लगी, तो अब उनको मजबूरन उसको भारत के बाज़ार में ही बेचना होगा। तो COP27 की वजह से लॉस और डैमेज फंड बना है। अब ये लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, फ्रेज़ क्या मतलब है, इस लॉस एंड डैमेज का क्या मतलब है। फ्रेज़ रेफर्स टू कॉस्ट्स ऑलरेडी बीइंग इनकर्ड फ्रॉम क्लाइमेट फ्यूल्ड वेदर एक्सट्रीम्स। तो लॉस एंड डैमेज का मतलब ये हुआ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ऑलरेडी हम जो दंश झेल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो दिक्कतों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है, वेदर एक्सट्रीम्स और इम्पैक्ट्स लाइक राइजिंग सी लेवल्स, जैसे जैसे सी लेवल भी बढ़ता जा रहा है, तो अपने आप में समुद्र के अगर लेवल है, जो पानी का जल स्तर है, अगर वो बढ़ता जा रहा है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता अगर पानी में डूबती जा रही है, तो सब ये अपने आप में क्या है, ये लॉस है और डैमेज है। तो क्लाइमेट फंडिंग सो फार हैज़ फोकस्ड ऑन कटिंग CO2 एमिशंस। अब तक देखिए क्लाइमेट फंडिंग सिर्फ इस वजह से रही कि CO2 का जो एमिशन है वो हमें कम करना है, वाइल 1/3 ऑफ इट वेंट टुवर्ड्स हेल्पिंग कम्युनिटीज़ अडेप्ट टू फ्यूचर इम्पैक्ट्स। और बाकी 1/3 पैसा जो है वो इस चीज़ में खर्च हो जाता है कि कम्युनिटीज़ को हम इस काबिल बना सकें कि वो आगे जी सकें अगर क्लाइमेट चेंज होता भी रहे तो।
लॉस एंड डैमेज फंडिंग इज एक्सपेक्टेड टू कवर द कॉस्ट ऑफ डैमेज दैट कंट्रीज कैन नॉट अवॉइड और एडाप्ट। और लॉस एंड डैमेज फंडिंग का मतलब क्या है, ये उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेगा, यानी कि जहाँ पर कोई कंट्री नाकाम है, यानी कि वो उसके काबिलियत होते हुए भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, अगर कोई चीज़ नुकसान होनी है तो नुकसान होगी ही, उस चीज़ की भरपाई करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। एक रिपोर्ट आई है 55 वल्नरेबल कंट्रीज़ के द्वारा, जिसमें ये एस्टीमेट किया गया है कि दैट देयर कंबाइंड क्लाइमेट लिंक्ड लॉसेज इन द लास्ट 2 डेकेड्स टोटल्ड $525 बिलियन की। 55 देशों ने ये बताया है कि अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर हम देखें पिछले 2 दशकों में, पिछले 20 सालों में हमारा कितना नुकसान हुआ है, तो हमारा $525 बिलियन का नुकसान हुआ है, या उनकी जीडीपी का 20% हुआ है, कलेक्टिव जीडीपी का। दिस कुड गो अप टू $580 बिलियन पर ईयर बाय 2030। तो 580 बिलियन तक का ये जो नुकसान है ये आगे पहुँच सकता है। वल्नरेबल कंट्रीज़ एंड कैंपेनर्स ने आर्ग्यू किया है कि रिच कंट्रीज़ जो हैं वो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर रहे हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने जो हिस्टोरिकली अगर हम देखें, पौराणिक समय से देखें, तो उन्होंने बहुत टाइम से 17वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी से उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है वो किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने किया है तो उन्हीं को इस चीज़ के लिए पे करना चाहिए, क्योंकि नुकसान उन्होंने किया है जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। तो डेलीगेट्स एंड यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन शर्म अल शेख इजिप्ट, उन्होंने कहा है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए लॉस एंड डैमेज फंड का, जिससे कि जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा हाशिए पर खड़े देश हैं, उनको इसका फ़ायदा मिल सके। और आफ्टर 40 आवर्स ऑफ नेगोशिएशन फिर आता है कि नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है पार्टीज़ की, अब COP 28 जो होगा, अभी ये COP 27 था जो शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ, अब जो COP 28 है वो UAE में होगा 2023 में। जो ग्लोबल थीम है इस साल की वो रही है एक्टिविज़म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंसेस। क्या रहा है, यूनाइट एक्टिविज़म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये ग्लोबल थीम रही है। द 16 डेज ऑफ एक्टिविज़म रन एनुअली फ्रॉम नवंबर 25, जो कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस था अगेंस्ट वुमेन, टू December 10, जो कि अपना में एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। स्पोर्ट्स की न्यूज़ देखें तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है फीफा वर्ल्ड कप से। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है कतर में चल रहा है, बिगेस्ट ऑफ द 8 स्टेडियम्स टू होस्ट वर्ल्ड कप फाइनल। तो बिगेस्ट जो 8 स्टेडियम्स हैं कतर में जिनमें मैचेस होंगे, तो उनमें से जो वर्ल्ड कप फाइनल है वो सबसे बड़े स्टेडियम में होगा। 80,000 सीटिंग कैपेसिटी है लुसेल स्टेडियम की, जो कि 15 किलोमीटर दूर है दोहा से। दैट विल होस्ट द फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल। दिस इज़ द बिगेस्ट ऑफ द 8 स्टेडियम्स जो होस्ट करेगा मैचेस को। अल बायात स्टेडियम जो है जिसमें 60,000 लोग बैठ सकते हैं, उसने वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी की है। और भारतीय नेवी और कतर की नेवी के बीच में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई है, इसका नाम है जैर अल बहार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे कि जैर अल बहार जो है किन 2 देशों के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। तो भारत और कतर के बीच की है, वो भी नेवी की है। तो ये थे गाइस आज के करंट अफेयर्स। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियोस आपको कैसी लगती हैं ज़रूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।